राधे राधे दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अपनी जो क्लासें कंटिन्यू चल रही है शैक्षिक परिदृश्य के रीटी मुख्य परीक्षा के लिए, इसमें 2020 की शिक्षा नीति अपन पढ़ चुके हैं। आज ये दूसरा टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये भी साथियों में आपको बता दूं एक ही क्लास में समाप्त होने वाला है, यानी ये मान के चलो कि 30 से 1 मिनट में 30-35 मिनट में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और इससे पहले जो शिक्षा नीति डाली वो भी 30-1 मिनट में समाप्त थी, यानी एक क्लास में से 1-2% तो आना फिक्स है। अब जैसे ये टॉपिक है तो यहाँ से 1% आएगा ही आएगा, यानी इसके मतलब पर्सन हर बार इनसे आता ही आता है। इस टॉपिक से आपको मैं बता दूं। तो चलो साथियों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपन। भारत के मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 है। जो कुछ बातें पहले संविधान से संबंधित है। भारत के मूल संविधान में नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 45 है। अनुच्छेद 45 में ये उल्लेख किया गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। किस में दे रखा है ये बात? आर्टिकल 45 में दे रखा, नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। इसके बाद देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सिफारिश की कि 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करे। जो 1986 शिक्षा नीति थी उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका विद्यालय में ठहराव करने के लिए रुकने के लिए सुनिश्चित करें। उसके बाद अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 21 से 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या लिखा गया आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए साथियों। इसके बाद देखो साथियों अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद कह दो चाहे आर्टिकल कह दो, एक ही बात है ना साथियों। अनुच्छेद 51 के में 11वां मूल करते हुए जोड़ा गया था। 51 के में 11वां मूल करते हुए जोड़ा गया था साथियों। तो ये कुछ इनसे संबंधित थी, आरटी से संबंधित बातें थी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित बातें थी, इसलिए इनको यहाँ पर देखना था। अब इसके बाद देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को मंजूरी का विवरण। जो अपने जो ये चल रहा आरटीए, अब शॉर्ट फॉर्म में हर बार यही नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे आरटीए, है ना। तो आरटीए 2009 की बात चल रही, तो इनको मंजूरी का जो विवरण है, किस प्रकार मंजूरी मिली उस प्रकार का ये विवरण है। देखो साथियों राज्यसभा के द्वारा इसे मंजूरी मिली 20 जुलाई 2009 को, यानी राज्यसभा के द्वारा मंजूरी कब मिली? 20 जुलाई 2009 को साथियों। लोकसभा में मंजूरी मिली 4 अगस्त 2009 को। कब मिली लोकसभा मंजूरी? 4 अगस्त 2009 को। इनको तारीखों को याद रखना साथियों, आ सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी 26 अगस्त 2009 को। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? 26 अगस्त 2009 को। भारत में लागू जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010, यानी भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले इसमें वो नहीं रहता था ना, तो भारत में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। तो ये पूछा जाता है साथियों कि आरटीए कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था साथियों, है ना। भारत की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा। राजस्थान में तो अपन 2011 पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक दे रखा हुआ ना। इसके बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी जम्मू कश्मीर का कब लागू हुआ? 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। तो याद रखना कि भारत में कब लागू हुआ था आरटीए? 1 अप्रैल 2010 को। ये नहीं कि 2009 आ रहा, बार 2009 लगा क्या जाओ वहां पर, यानी 1 अप्रैल 2010। ये डेटों के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा वो करता हूँ साथियों, कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए साथियों। अब इसके बाद देखो साथियों आरटीए 2009 के मूल अधिनियम। आरटीए जो 2009 है उसके मूल अधिनियम ये है। अब देखो क्या क्या है, देखो साथियों आरटीए 2009 के मूल अधिनियम में देखो क्या है। कुल अध्याय 7, कुल धाराएं 38, अनुसूची 1। तो देखो साथियों जो आरटीए 2009 के पूछा जाए तो मूल अधिनियम में बात की जाए तो बताना 7 धाराएं, 7 अध्याय और 38 धारा है, और अनुसूची कितनी है? 1 अनुसूची है साथियों। अब देखो अब तक आरटीए 2000, इधर मत देखो, इधर मैं अभी समझाऊंगा इधर से, है ना। अभी तक आरटीए 2009 के अधिनियम में 4 बार संशोधन हुआ। अब याद रखना है कि आरटीए 2009 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है साथियों? तो 4 बार संशोधन किया गया है। अब देखो कब कब संशोधन किया गया है इतना सा, तो एक तो ये बात याद रखनी है कि कितनी बार संशोधन हुआ आरटीए में? 2009 में 4 बार संशोधन हुआ साथियों ना।
कब कब हुआ? एक हुआ 2012 में, धारा 1, 2, 3, 21, 22 और 25। यहाँ पर 22 है साथियों और यहाँ पर 25 है ना। 1, 2, 3, 21, 25, 22 तथा 25 में संशोधन किया गया और एक नई धारा 39 जोड़ी गई। यानी पहली धारा कितनी थी? 38, अब कितनी धारा हो गई? 39। वर्ष 2017 धारा 23 में संशोधन किया गया। वर्ष 2019 में धारा 16 व 38 में संशोधन किया गया। वर्ष 2022 में अनुसूची में संशोधन किया गया। तो इसी प्रकार जो आरटीई 2009 में है, अब तक 4 बार संशोधन किया गया। 2012, 2017, 19 और 22 में संशोधन किया गया साथियों। इसी के साथ अब जब संशोधन हो गया तो अभी की अपन बात करें तो आरटीई 2009 में वर्तमान अधिनियम की बात करें अब साथियों, ना कि मूल अधिनियम की बात करें। तो वर्तमान अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं? 7 है। धाराएं कितनी है? 39 धाराएं हो गई साथियों। अनुसूची 1 है। आप कई बार पढ़ते हो, कहीं जगह 38 दिखती है, कहीं 39 दिखती है, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि ये मूल अधिनियम में थी और ये अभी वर्तमान अधिनियम में। तो अधिनियम में, वर्तमान अधिनियम में धारा कितनी है? 39 है साथियों। अगर मान लो पर्सन मूल अधिनियम से पूछा जाए कि मूल आरटीई अधिनियम 2009 में कितनी धाराएं, तो 38 लगाना है। अगर वो पूछा जाए आरटीई 2009 में कितनी धाराएं हैं, अगर ऐसा भी प्रश्न आ रहा है तो भी वर्तमान ही मान करके माना जाएगा उनको, तो 39 धारा। बस इसमें फर्क इतना सा आएगा कि वो पूछेगा तो यहाँ पर मूल शब्द दे रखा होगा, पर्सन में मूल शब्द देगा कि भाई इसमें कितनी धाराएं हैं साथियों। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आगे। अब इसके बाद अपन इनका एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे साथियों। ये सातों के सातों अध्याय मैंने आपके लिए आया है साथियों। और जो प्रत्येक, जैसे पहला अध्याय प्रारंभिक, इसमें 1 और 2 धारा आएगी। कितनी धारा आएगी? 1 और 2 धारा। दूसरा अध्याय ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसमें 3 से 5 धारा आएगी, यानी 3 से 5 तक की जो धाराएं वो इसमें आएगी। इसके बाद देखो समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकार एवं माता पिता के कर्तव्य, 6 से 11 तक की धारा इसमें आएगी। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व, 12 से 28 तक की धारा आएगी साथियों। विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व 12 से 28 तक की धारा आएगी, यानी अध्याय नंबर 4 में। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना, 29 से कितनी आ रही है? 30। इसके बाद देखो बालकों के अधिकार का संरक्षण, 31 से 34। इसके बाद 7वां अध्याय प्रकरण में 35 से 39। तो एक पर्सन यहां से यह भी पूछा जा, पहले तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है कौन से अध्याय का क्या है, और ये पूछा जा सकता है कि कौन से अध्याय में कौन सी धाराएं आती है साथियों। तो आपको पूछा जा सकता है कि जैसे 4था अध्याय है तो कि विद्यालय में शिक्षक के उत्तरदायित्व, चतुर्थ जो अध्याय है इसमें कहां से कहां तक धाराएं आती है, तो 12 से 28 आती है साथियों। तो ये आपको याद रखना है साथियों। अब देखो साथियों, जो ये धाराएं हैं इन प्रत्येक धाराओं को एक एक को अपन को पढ़ना है साथियों। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। अब प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में धारा 1 और 2 आएगी साथियों। तो आरटीई की धारा 2009 में भारत में लागू 1 अप्रैल 2010 में। भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में। और धारा 1 में एक तो इस बात का उल्लेख और दूसरा किस बात का उल्लेख है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, यानी आरटीई 2009 का संक्षिप्त नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जब भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो यह नाम आएगा साथियों, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके बाद चलो धारा 2। धारा 2 में क्या बता रखा है? महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावली। सीधा सीधा प्रश्न आएगा साथियों कि कौन सी धारा में क्या बात है ना। अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी है ये टॉपिक, शैक्षिक प्रबंधन पढ़ते हैं तो वहां पर। धारा 2 में महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावलियां, जैसे समुचित सरकार, वंचित बालक, विद्यालय, स्थानीय प्राधिकरण, अभावग्रस्त बालक, अनुवीक्षण आदि, यानी ये सारी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे रखी है और शब्दावली दे रखी है। तो ये जैसे समुचित सरकार है, वंचित बालक, विद्यालय, स्थानीय प्राधिकार, अभावग्रस्त बालक, अनुवीक्षण आदि, तो ये प्रमुख शब्दावली किसमें दी गई है? धारा नंबर 2 में। तो आपको याद रखना है कि जो धारा नंबर 1 में तो क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम दिया गया है आरटीई का, ठीक है। धारा नंबर 2 में क्या दिया गया है? प्रमुख परिभाषाएं और शब्दावली दी गई है साथियों। इसके बाद अध्याय नंबर 2 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, धारा इसमें 3 से 5 तक आएगी साथियों ना। अब धारा 3 में देखो 6 से 14 वर्ष के बालक व बालिकाओं का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो याद रखना है कि धारा 3 में किस बात का उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद चौथा देखो
आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना, कि मान लो कि जिस उसकी आयु है उसके अनुसार उसी कक्षा में प्रवेश दी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल का लड़का है और उसे पहली कक्षा में आप बिठा रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना। उनकी आयु के अनुसार उसे प्रवेश दिया जाना। धारा नंबर 5, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार, यानी कि जैसे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक, कहने का मतलब ऐसे अन्य जगह दूसरी स्कूल में भी जाकर के वो पढ़ सकता है। तो इस प्रकार धारा 2 तक तो आपको यह पता हो ही गया कि संक्षिप्त नाम, दूसरी में धारा में महत्वपूर्ण परिभाषाएं और शब्दावली, और तीसरी में 6 से 14 वर्ष को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, चौथी में आयु के अनुसार प्रवेश, और पांचवी में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने तक यानी स्थानांतरण का अधिकार। आपको यह याद रखना, स्थानांतरण का अधिकार किस में दे रखा है, धारा 5 में दे रखा है साथियों। इसके बाद देखो साथियों, अध्याय 3, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, यानी अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के कर्तव्य, धारा 6 से 11 तक रहे। तो याद हो गए साथियों, 5 नंबर तक की धारा याद हो गई, यानी इनको इस तरह से याद करोगे ना तो याद हो जाएगी साथियों। अब धारा नंबर, इसमें देखो धारा 6 में समुचित सरकार का दायित्व कि वह समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करेगी। कहने का मतलब समुचित सरकार का दायित्व है, यानी कहने का सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार विद्यालयों की क्या करेगी, स्थापना करेगी। ये किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। तो धारा 6 में इस बात का उल्लेख किया गया साथियों। धारा 7 में देखो, केंद्र और राज्यों का वित्तीय अनुपात 60-40 होना होगा, यानी केंद्र और राज्यों में वित्तीय जो अनुपात है वह कितना होगा, 60-40 होगा साथियों। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें 90-10 का होगा, यानी 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। और यहाँ कैसा होगा, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी साथियों। उसके बाद 8 में देखो, सरकार के कर्तव्य, यानी समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य, धारा 10 में माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य, यानी धारा 10 में माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य, धारा 11 में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षण व्यवस्था, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना, यानी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को की शिक्षण व्यवस्था, यानी जो आंगनबाड़ी वगैरह है ना, तो प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना, यानी जब उनको पहले कक्षा में प्रवेश करने के लिए वहां पर बच्चों को क्या किया जाता है, तैयार की जाती है, यानी शिक्षा दी जाती है। तो ये हो गया था साथियों 11 धारा। तो याद रखना, एक ये संबंधित है, बहुत मोस्ट है, आने की संभावना रहती है। केंद्र और राज्य की वित्तीय अनुपात यानी 60 और 40 का होगा साथियों। अध्याय 4 में देखो साथियों, विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व, यानी विद्यालय और शिक्षकों का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व, बहुत मोस्ट है साथियों। ये इससे प्रश्न आता है साथियों भी। धारा नंबर 12 में देखो, निजी शिक्षण संस्थाओं में 25% सीटों का दुर्बल वर्ग को प्रवेश, यानी जो निजी आरटी के तहत 25% सीट रिजर्वेशन रखी जाती है प्राइवेट स्कूलों में भी, निजी संस्थानों में भी, और वहां पे आरटी के तहत इनको एडमिशन दिया जाता है साथियों। धारा 13 में इस बात का उल्लेख है कि प्रवेश के समय कोई भी शुल्क या परीक्षा न लेना, यानी धारा 13 का इस बात का उल्लेख करता साथियों कि जब आपको बच्चे को प्रवेश दिला रहे हो तो प्रवेश के समय कोई भी शुल्क यानी कोई भी राशि नहीं लेगा और न ही कोई परीक्षा न दे लेना। कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि जो होते हैं निजी स्कूल वाले ये परीक्षा ले लेते हैं कि मौखिक परीक्षा या लिखित परीक्षा कि हाँ नहीं आपका बच्चा कमजोर है, इसके पैसे लगेंगे, इसका एडमिशन आने होगा, इस प्रकार का वो करते हैं। तो ये नहीं होगा, यानी धारा 13 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रवेश के समय कोई भी शुल्क राशि नहीं लेगा, यानी शुल्क राशि नहीं लगेगी, परीक्षा न लेना। और शुल्क राशि जो आरटीए कहता है निजी स्कूलों में एडमिशन लेता है ना, उनकी फीस नहीं लेके प्राइवेट वाले भी नहीं ले सकते उनकी प्रवेश फीस। याद रखना इस बात को ना, गवर्नमेंट वाले तो ले ही नहीं सकते। धारा नंबर 14 में इस बात का उल्लेख है साथियों, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। अब धारा 14 में इस बात का उल्लेख है कि जब आपके किसी कक्षा में प्रवेश ले रहा बालक, उस समय आपका आयु का सबूत मांग रहे हो, लेकिन मान लो अगर उसके पास आयु का सबूत नहीं है तो आप उससे प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, उन्हें प्रवेश देना ही पड़ेगा। इस बात का किसमें उल्लेख है, धारा 14 में देखो, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। किसी भी बालक को आयु का सबूत नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। किस बात धारा में उल्लेख है, 14 में उल्लेख है। तो यानी अगर मान लो उसके पास आयु का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको उसको प्रवेश देना पड़ेगा साथियों। धारा 15 में देखो,
प्रवेश से इनकार न किया जाना, प्रवेश से मना नहीं कर सकते। जैसे बालक को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या उस विस्तारित समय अवधि के दौरान तक प्रवेश दिया जाएगा जो कि सरकार द्वारा तय की जाएगी। यानी कि धारा 15 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी बालक को जब वो किसी समय प्रवेश लेने आता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि समय अवधि के दौरान तक, यानी जब राज्य सरकार जो कोई उसका नियम बना देती है, जो भी केंद्र सरकार द्वारा नियम बना रखे, भाई आपको मान लो 15 सितंबर तक एडमिशन करना है तो 15 सितंबर तक आप एडमिशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मना कर दो उस बच्चे को ना। धारा 16, किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जाएगा। धारा 16 में इस बात का भी उल्लेख है कि किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक, यानी जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हुई तो आप उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। धारा 18 में इस बात का उल्लेख है साथियों, बालक को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं देना, यानी बालक को कोई भी शारीरिक मानसिक दंड आप नहीं दे सकते हो। साथ ही इस बात का उल्लेख इसमें है धारा 18 में। अगर इन धाराओं को आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अब याद करने का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं साथियों कि आपको अध्यायवार याद करना है कि भाई अध्याय 1 में 2 धारा है तो इसका क्या क्या मतलब है, अध्याय 2 में इतनी धारा है तो वो याद हो जाएगी। अध्याय 4 ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा धारा है और ये विद्यालय से संबंधित जुड़ी हुई है, तो अपने जो एग्जाम में पूछा जाता है वो विद्यालय से संबंधित जुड़ा पूछा जाता है साथियों, तो इनको अच्छे से आपको देखना है। सॉरी साथियों, ये 17 धारा है, मैं भी सोच मैंने किधर कैसे क्या हो गया, यहाँ पे 17 है, पेज बदलना पड़ेगा। तो धारा 17 में है कि बालों को सारे को मानसिक दंड नहीं देना है साथियों। 18 धारा यहाँ पर है ना, ये देखो धारा 18 में देखो साथियों, 17 थी वो ना, धारा 18 में विद्यालय को मान्यता संबंधी, यानी जो प्राइवेट या निजी स्कूल वाले जो मान्यता प्राप्त करते हैं तो ये किससे संबंधित है, मान्यता से संबंधित है कि स्कूल को मान्यता देंगे। कौन सी बात में उल्लेख है, 18 में उल्लेख है, बिना मान्यता के आपको स्कूल नहीं चला सकते साथियों। धारा 19 में विद्यालयों के मानकों को पूरा करना अन्यथा मान्यता रद्द करना। अब धारा 18 में तो क्या है, विद्यालय को मान्यता देना, लेकिन 19 में क्या दे रखा है कि मान लो आपने मान्यता करी तब तो उसके जो मापदंड निर्धारित थे उनको पूरा कर दिया, लेकिन बाद में आपने उसको पूरा नहीं किया। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपके विद्यालय की क्या कर सकता है, वो मान्यता रद्द कर सकते हैं। क्यों, कौन से आर्टिकल में इस बात का उल्लेख है, धारा 19 में इस बात का उल्लेख है साथियों। उसके बाद देखो धारा 20 में विद्यालय संबंधी मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है, और धारा 20 में इस बात का उल्लेख है कि विद्यालय के संबंधी मानकों में परिवर्तन किया जा सकता है कि समय समय पर जो है कि सरकार इसमें क्या कर सकती है, जो भी मानदंड बना रखी है उस आपने मान लो आज अभी मानदंड ले लिया, लेकिन उसमें बाद में बदल सकती है वो, यानी अपने नियमों को परिवर्तन कर सकती है। कौन सी बात का उल्लेख है, 20 में, धारा 20 में इस बात का स्पष्ट बता रखा है साथियों। इसके बाद देखो धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संबंधी और विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी के गठन के संबंधित है। कौन सी धारा में उल्लेख इस बात का, धारा 21 में जो विद्यालय में चलती है ना एसएमसी की मीटिंग होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मीटिंग होती है, आप कहीं अपने पास के जो विद्यालय है उनमें देखना, तो उसके किस बात में उल्लेख है, धारा 21 में उल्लेख किसका साथियों। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना यानी विद्यालय की विकास योजनाओं से संबंधित इसका उल्लेख है, कौन सी में, आर्टिकल 22 में। धारा 23 में शिक्षकों की योग्यता पद वेतन आदि का उल्लेख कौन से में, धारा 23 में इस बात का उल्लेख है, शिक्षकों की योग्यता पद वेतन और आदि का उल्लेख है किसमें, धारा 23 में। शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख यानी शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख कौन से में, धारा 24 में साथियों। विद्यालय के मानक देखो, प्राथमिक शिक्षा छात्र शिक्षक यानी 60 छात्र तक 2 शिक्षक होंगे, 61 से 90 तक 30 शिक्षक होंगे, 91 से 120 तक 4 शिक्षक होंगे, और 121 से 150 तक 5+1 होगा, यानी 5 शिक्षक और 1 HM आपको मिल जाएगा साथियों। तो ये याद रखना, यहाँ से बहुत ही जो धारा 25 में इस बात का उल्लेख दे रखा शिक्षक छात्र अनुपात का, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, आप इसको पूरी कोई मोस्ट लगा लो और इसको तो अच्छे से आपको याद करना ही करना है साथियों। तो अनुपात क्या होता है साथियों,
30:1 होता है। 150 बालक बालिकाएं होने पर 1 एचएम आपको मिल जाता है, यानी 5+1 होगा। मान लो छात्र 200 से अधिक होने पर अनुपात 40:1 हो जाता है। याद रखना कि 200 से अधिक होने पर छात्र का जो होने पर अनुपात क्या हो जाता है, 40:1 हो जाता है। जो यूपीएस की स्कूल है उनमें 35:1 होता है साथियों। जो यूपीएस की स्कूल उसमें 35:1 होता है ना। इसके बाद देखो साथियों धारा 26 में क्या है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं, यानी ऐसा भी नियम है कि प्रत्येक विद्यालय में कोई सी भी विद्यालय उसमें 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार, जैसे मान लो वहां 10 पद की स्वीकृति है तो 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होना चाहिए। 10% कितना हो जाएगा, 10 का 1 पद से अधिक रिक्त आपका नहीं चलना चाहिए। तो 27 धारा 27 जेएसी के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं। जेएसी के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं। जेएसी का मतलब जनगणना, आपदा और चुनाव। इन तीनों में तो आपके मतलब ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य का जो कार्य होते हैं शैक्षणिक के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं उनमें आपसे टीचरों की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। किस धारा में, लेकर धारा 27 में। जब आपने देखा होगा कहीं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं तो मना कर देते कि नहीं हमारे इसमें ये तो आंदोलन वगैरह चल जाते हैं। तो याद रखना कि धारा 27 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रखा है कि जनगणना, आपदा और चुनाव के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं, यानी इसके अलावा अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में आपकी ड्यूटी नहीं लगा सकते साथियों। तो यह कौन सी धारा 27। धारा 28 में लिखा रहेगा साथियों निजी ट्यूशन नहीं, और यानी धारा 28 में इस बात का उल्लेख है कि निजी ट्यूशन आप नहीं करवा सकते। लेकिन आजकल बहुत सारे शिक्षक गण हैं जो कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम धारा आर्टिकल में इस बात का उल्लेख है साथियों। इसके बाद देखो साथियों अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, यानी प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना साथियों, उसको पूरा किया जाना ना। धारा 29 से 30, इसमें 29 और 30 धारा आएगी। कौन से में, अध्याय 5 में 2 धारा आती है। तो 29 में क्या दे रखा देखो, पाठ्यक्रम निर्माण व मूल्यांकन सूचना तैयार करना, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करना और मूल्यांकन सूचना तैयार करना साथियों। धारा 30 में किस बात का, प्राथमिक शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं, यानी धारा 30 में इस बात का उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षा तक जो है बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं है। अध्याय 6 में देखो, अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण, यानी अध्याय 6 में किस बात का उल्लेख किया गया है, बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इसमें धारा 31 से 34 आएगी साथियों। कितनी आएगी, धारा 31 से 34 इसमें आएगी साथियों। बाल अधिकार हनन की शिकायत संबंधी, यानी धारा 31 में किस बात का उल्लेख किया गया है, बाल अधिकार हनन की शिकायत संबंधी की गई साथियों। धारा 32 में प्राप्त शिकायत को निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुंचाना व अपील का प्रावधान, यानी 31 में तो क्या होगा कि मान लो कि बालक का जो अधिकार उसका हनन किया जा रहा है तो उसकी वो शिकायत कर सकते हैं। और उस शिकायत का 32 में किस बात का उल्लेख है कि उस शिकायत का निरीक्षण करके उच्च अधिकारी तक उसकी बात पहुंचाई जाती है। 23 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 में राज्य सरकार परिषद का गठन। तो याद रखना कि 33 में तो किस बात का उल्लेख है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाना था साथियों। इसके बाद देखो अध्याय 7 में प्रक्रिया अन्य बातें, यानी आज जो आपके 6 अध्याय हो चुके हैं, लास्ट अध्याय 7वां, इसमें 35 से 39 धाराएं आएगी। धारा 35 में अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है। धारा 36 में कर्मचारी को गलत व्यवहार पर शिकायत करना। धारा 37 पर 36 के दर्ज शिकायत की निष्पक्ष जांच करना, यानी देखो 35 धारा में तो क्या दे रखा, अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार, यानी अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है। कर्मचारियों को गलत व्यवहार पर शिकायत करना, अगर कर्मचारियों का गलत व्यवहार है तो उसकी शिकायत की जाती है। धारा 37 में क्या है कि जो धारा 36 के दर्ज शिकायत की निष्पक्ष जांच करना। भाई जो 36 में किसी ने शिकायत दर्ज करा दी, कई बार क्या होता है कि बिना कुछ हुए भी लोग बात शिकायत दर्ज करवा देते हैं, तो उस शिकायत की जांच होती है। अगर मान लो कई बार गलत होता है तो उसकी जो गलत हो जाता है तो उसकी शिकायत हो जाती है, तो उस शिकायत की निष्पक्ष यहाँ पर जांच की जाती है, भाई सही है या गलत है, झूठ है, तो उस बात की जांच क्या की जाती है, धारा 37 में।
38 में देखो, आरटीए में परिवर्तन व लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार है। यानी आरटीए जो द्वारा 2009 अपन पढ़ रहे हैं, उसमें परिवर्तन वो लागू करने का समुचित सरकार का अधिकार, वो कभी भी चाहे जो परिवर्तन उसमें कर सकती है। कौन सी उल्लेख किस धारा में उल्लेख, किस बात का? 38 में। धारा 39 में देखो, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने में की केंद्र सरकार की शक्ति। और जो मान लो इसमें जो आरटीए 2009 में जो भी कठिनाई आ रही, जो भी समस्या आ रही, तो केंद्र सरकार की शक्ति है, उसके अनुसार वो बदल सकती है साथियों। तो ये तो साथियों आपकी धारा से संबंधित था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न तथ्य हैं, तो इनको भी आपको याद करना ही करना है, क्योंकि यह भी बहुत मोस्ट यहाँ से भी प्रश्न आता है साथियों। देखो, शिक्षण दिवस और शिक्षण घंटे, पीएस कक्षा यानी 1 से 5वीं तक की जो कक्षाएं होती है, वहां में पूरे सत्र में 200 घंटे होते हैं। और यूपीएस कक्षा 6 से 8वीं तक में 200 दिवस और 220 दिवस होते हैं साथियों। यानी पीएस कक्षा जो 1 से 5वीं तक की स्कूल होती है, उसमें तो क्या होता है, 200 दिवस होते हैं कार्य दिवस, और 6 से 8 तक की होती है जो यूपीएस स्कूल होती है, 220 कार्य दिवस होते हैं साथियों। शिक्षण घंटे की बात करें तो 1 से 5वीं तक स्कूल में तो 800 घंटे होते हैं, और यूपीएस यानी 6 से 8वीं तक की जो स्कूल है उसमें 1000 घंटे होते हैं साथियों। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, कई बार प्रश्न यहाँ से सीधा प्रश्न कई बार पूछा गया। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, ये अभी वापिस फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, ये संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा गया था। तो यानी ये प्रश्न आता है साथियों। इसके बाद देखो, शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 घंटे होंगे, जिसमें तैयारी का समय भी शामिल कर लिया जाएगा साथियों। यानी शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 45 घंटे। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की संख्या, देखो 1 से 5वीं तक के हो गए तो 10 छात्रों पर एक शिक्षक होगा साथियों। यानी 5वीं तक के स्कूल में तो 10 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, और 6 से 8वीं तक में 15 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। कौन से में? दिव्यांग जो होते हैं तो वहां पे जो विशेष शिक्षक लगाए जाते हैं, तो इस अनुपात में शिक्षकों का क्रम वहां पर रहता है साथियों। तो ये था साथियों आपका आरटीए 2009। अब साथियों इस आरटीए 2009 में इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ आपको इनको याद करना है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये धाराएं आपको याद हो जाएगी, क्योंकि साथियों बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो ये तो आपको याद करना है। बाकी आप कितनी क्लासेस पढ़ लो आरटीए 2009 की, इसके अलावा अगर कोई पढ़ाए तो मुझे बताना, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। सभी कुछ जो कंटेंट था बहुत मोस्ट, जो एक लाइन छांट करके मुझे जो जैसे ऐड करना था वो सब किया मैंने इसमें बहुत अच्छी। और यानी अब इससे बाहर कुछ पर्सन आपकी जाएगा भी नई रीट में, जो भी पर्सन आएगा वो यहाँ पर इसमें मिल जाएगा साथियों। और इस टॉपिक से एक पर्सन आएगा ही आएगा, ये भी पक्का मान के चलिए आप। तो याद रखना कि आरटीए 2009 आपका समाप्त हो गया। इससे पहले जो 2020 की शिक्षा नीति पढ़ा दी है, अब अपन पढ़ेंगे 2011 राजस्थान के संदर्भ में जो 2011 आता है, तो उसको 2011 को नेक्स्ट क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर अवश्य करें साथियों। धन्यवाद।